मुरादाबाद से है। 20 फीट गहरी खाई में यात्री बस गिर गई। बहुत अफसोसनाक खबर ये। सीतापुर से हरियाणा के पानीपत जा रही थी बस और बस में सवार थे 100 से ज्यादा यात्री। 5 एम्बुलेंसेज से यात्रियों को जिला अस्पताल भेजा गया है। रामपुर और मुरादाबाद के जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। पुलिस फोर्स वहां पर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। मुरादाबाद से खबर आ रही है, 20 फीट गहरी खाई में गिरी है बस। 5 एम्बुलेंसेज से जो घायल यात्री हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया। उबैदुर रहमान फोन लाइन पर हमारे संवाददाता। उबैदुर, कैसे हुआ ये सब कुछ? देखिए राजेंद्र, हम आपको बता दें, ये जो बस है, ये जो कामगार मजदूर होते हैं, प्राइवेट बस थी, उनको लेकर आ रही थी और देर रात ये बस जो है रामपुर और मुरादाबाद के बीच में मुंडा पांडे थाना इलाके में जो लखनऊ दिल्ली हाईवे है, वहाँ पर एक खाई में जो है पलट गई है। लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें किसी की मौत है और जो लोग थे उसमें सवार, उनको काफ़ी चोटें आई हैं जिनका इलाज चल रहा है मुरादाबाद और रामपुर के अस्पतालों में। 2 मरीज ऐसे थे जिनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी, उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अभी जो हादसा हुआ है उसके कारणों का पता नहीं चला है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो निजी बसें हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह की डग्गामारी कर रही हैं और हादसे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये लापरवाही का मामला ज़रूर है और फिलहाल जो है वो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उबैदुर रहमान इन जानकारियों के लिए। तो अभी जांच चल रही है कि हादसा हुआ कैसे। आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से है, जहां ओबीसी समुदाय से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों का आज सम्मान होना है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नजर ओबीसी वोट बैंक पर है। दिल्ली में आज ओबीसी समुदाय के 27 केंद्रीय मंत्री सम्मानित होंगे। यूपी से केंद्र में मंत्री बीएल वर्मा और अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इसमें शामिल होंगे। तो ओबीसी मंत्रियों को सम्मानित करने का आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 27 मंत्री शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश से भी नाम है, जिसमें अनुप्रिया पटेल आती हैं। ओबीसी वोट पर नजर है और समुदाय को रिझाने की भी कोशिश है, इसलिए आज 27 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश से भी प्रतिनिधित्व करने वाले 2 नेताओं के मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल भी हैं। और एक और बड़ी अपडेट दिल्ली से है। आज राज्यसभा में पेश किया जा सकता है ओबीसी आरक्षण बिल। कल लोकसभा से पास हो गया ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक। राज्यों को ओबीसी की लिस्टिंग करने का अधिकार ये बिल देगा। पास हो जाने के बाद, कानून बन जाने के बाद, बिल को कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिला हुआ है। लोकसभा से 385-0 के बहुमत के साथ ये आरक्षण बिल, ओबीसी आरक्षण बिल पास हुआ है, संशोधन विधेयक पास हुआ है। तो पहले एक संशोधन विधेयक पास किया गया, उसके बाद ओबीसी आरक्षण बिल पास किया गया। संविधान संशोधन के जरिए ही इस कानून को पास किया जाना मुमकिन था, तो लोकसभा में ये हो गया है। अब बारी राज्यसभा की है। ओबीसी आरक्षण की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ओबीसी आरक्षण बिल है क्या? समझते हैं, चलिए। राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिलेगा। 2018 में केंद्र ने राज्यों से यह अधिकार ले लिया था। बिल को पास करने के लिए संविधान में संशोधन जरूरी था। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में इस बिल पर मुहर लगी है। राज्यसभा में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और यह बिल पास हो जाएगा। ओबीसी आरक्षण बिल के मायने क्या है वो भी समझिए। केंद्र की सूची में 2700 जाति को ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। इनमें 1000 जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिला हुआ है। कई जातियां ओबीसी में शामिल करने की मांग कर रही हैं। 1993 से केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग लिस्ट बनाते थे। 2018 के बाद राज्यों से लिस्ट बनाने का यह अधिकार ले लिया गया। और अब ये एक और पहलू आता है कि ओबीसी आरक्षण अगर लागू होता है तो इसका फायदा किसको मिलेगा, ये भी समझिए। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, राजस्थान में गुर्जर समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय। अगर आप देखेंगे तो ये समुदाय लगातार आंदोलित रहे हैं आरक्षण की मांग को लेकर। उत्तर प्रदेश आइए, यहाँ क्या हो सकता है?
सामान्य कैटेगरी के कई जाति ओबीसी में आना चाहते हैं, जिसमें आते हैं गोस्वामी बनिया समुदाय। ये लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमें इस कोटे में शामिल किया जाए। इसके अलावा यादव, कुर्मी, कुशवाहा, जाट समुदाय के लोगों को भी इसका फायदा मिल सकता है। कई जातियों को लिस्ट में शामिल कर चुनाव के पहले बड़ा दांव भी खेला जा सकता है। जहां जिस वोट बैंक को रिझाने की जरूरत लगी तो उनको इस कोटे में शामिल किया जाएगा। हालांकि पहले से एक कोटा तय है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और कोटा में कोटा की स्थिति ये होगी और ये राज्यों के पाले में गेंद आती है। तो अब देखते हैं कि इसका कितना असर, कौन कौन सा राज्य किस किस तरीके से इसका लाभ लेगा, ये भविष्य में ही तय हो पाएगा। इधर विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सम्मेलन जारी है। आज झांसी में समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित होगा। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप इसमें शामिल होंगे। सहारनपुर में आज बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित होगा और बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अब तक इस सम्मेलन को वही संबोधित करते आए हैं, इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है। तो सपा और बसपा के सम्मेलन आज होंगे अलग अलग स्थानों पर। एक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित कर रहा है, दूसरा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर रहा है। और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की एक और बड़ी तैयारी है। किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान सामने आया है। 16 अगस्त से 23 अगस्त 2004 विधानसभा सीटों पे किसान सम्मेलन का आयोजन हो सकता है। गन्ना बाहुल्य सीटों पर किसानों से बीजेपी का ये संवाद कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव, संगठन मंत्री सुनील बंसल अगुवाई करेंगे। तो जिसे जाट बेल्ट कहते हैं, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र कहते हैं और अमूमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इसमें एक बड़ा हिस्सा आता है। अब इन जगहों पर, इन सीटों पर किसान सम्मेलन होना है। आइए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो 2022 का चुनाव नजदीक आते ही कैसे राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, ये बताने वाली है। वोटों के गणित को अपने पाले में करने के लिए इस बार सम्मेलन बड़ा हथियार बनता दिखाई दे रहा है। किसानों को मनाने में बीजेपी जुटेगी। 104 सीटों पर वो किसान सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इधर सपा का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन जारी है, वो आज झांसी में हो रहा है और बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी जारी है। ब्राह्मण वोटों को साधने का प्रयास, ये सम्मेलन आज सहारनपुर में आयोजित हो रहा है। तो ये देखिए आप, सम्मेलनों के सहारे राजनीतिक दल वोटों को साधने का पुरजोर प्रयत्न करते दिखाई दे रहे हैं और ये 3 तस्वीरें इसी को डिनोट करती हुई आपकी स्क्रीन पर। इसी बीच लखनऊ से खबर आपको बताएं कि 20 अगस्त को पीईटी का आयोजन नहीं होगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ये तारीख बदल दी है। अब 24 अगस्त को पीईटी के परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा में 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 24 अगस्त को सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक ये 2 पालियों में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जिसका जो तिथि थी, जो तारीख थी, वो चेंज हुई। 20 से 24 अगस्त का ये वक्त, ये तारीख तय हुई है। 2 पालियों में परीक्षा होगी। अगली खबर लखनऊ से है। बालू अड्डा में दूषित पेयजल आपूर्ति के मामले में जिलाधिकारी ने बैठक बुलाई है, बहुत अहम बैठक। सीवेज लाइन का तत्काल ऑडिट कराने के निर्देश उनकी ओर से हैं। जीएम जल कल को उन्होंने यह निर्देश दिया है, पेयजल आपूर्ति लाइन की तत्काल जांच कराई जाए, ये जिलाधिकारी का आदेश। दूषित पेयजल की शिकायत के बाद यह आदेश जिलाधिकारी ने दिया है और महत्वपूर्ण यह आदेश। जनरल मैनेजर जलकल को उन्होंने यह आदेश दिया कि तत्काल ऑडिट कराया जाए, तत्काल जांच की जाए। तो लखनऊ के वीआईपी क्षेत्र हजरतगंज स्थित बालू अड्डा मोहल्ले में गंदा पानी पीने से मासूम बच्चों सहित 100 लोगों से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी हालत खराब और 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक बालू अड्डा पहुंचकर लोगों का हालचाल जानते नजर आए। वहीं मंत्री ने निरीक्षण के दौरान जांच के निर्देश दिए। नगर निगम, जलकल और स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी। मंत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। और वहीं लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया बालू अड्डे पर प्रदूषित पानी के कारण बीमार हुए बच्चों को देखने के लिए सिविल अस्पताल पहुंची। आपको बताएं कि सीवर लाइन और पानी की
पाइप तोड़ने के आरोपी ठेकेदार के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए। तस्वीरें कल की जब मेयर संयुक्ता भाटिया अस्पताल पहुंची बीमार बच्चों को देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे गंगा सवेरा में और रुख करेंगे पूर्वांचल की खबरों का फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। मिर्जापुर में गंगा नदी अपने रौद्र रूप में है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार चला गया है और 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है। लोग गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। संगम नगरी में गंगा यमुना दोनों ही नदियां जबरदस्त उफान पर हैं। लगातार खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही हैं। साथ ही टोंस और ससुर खदेरी जैसी नदियां भी रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी हैं। कुशीनगर के बाजार में एक बुजुर्ग का शव मिला है जो कई दिनों से लोगों से मांग कर अपना गुजर बसर कर रहा था और अभी तक का मृतक की पहचान भी नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कौशाम्बी में गांव के बाहर धान के खेत में 25 साल के अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक को तेजाब डालकर जिंदा जलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। चंदौली में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और पत्थर चलते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि पुलिस भी विवाद रोकने की बजाय सिर्फ वीडियो बनाती दिखाई दी। जौनपुर में पुलिस एनकाउंटर में 2 बदमाश ढेर हो गए हैं। दोनों ने सोमवार को ही बक्शा थाना क्षेत्र में कैश वैन लूटने के दौरान गार्ड को गोली मारी थी। अगले दिन एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने जवाबी फायरिंग में दोनों को मार गिराया। आजमगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जोर शोर के साथ तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन 15 अगस्त को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं खबरों का और अब बात करते हैं हरियाली तीज की। हिंदू पंचांग के अनुसार आज श्रावण यानी सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि है और श्रावण शुक्ल की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार महिलाओं के सबसे प्रिय त्योहारों में एक है। इस दिन व्रत रखकर सुहागन स्त्रियां पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हरियाली तीज पर व्रत करने का विधान है जिसे निर्जला व्रत भी कहते हैं। हरियाली तीज का व्रत सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है। व्रत में भगवान शिव माता पार्वती की पूजा होती है। सावन के महीने का ये खास पर्व है, सुहागन स्त्रियों को समर्पित है। 16 श्रृंगार का प्रावधान है और सजने धजने के साथ साथ कई जगहों पर देखा जाता है कि पूरा दिन बिताती हैं महिलाएं गाती हुई गुनगुनाती हुई। सावन के महीने की ये तीज अपने आप में बेहद खास है महिलाओं के लिए। और मथुरा में हर साल की तरह इस बार भी हरियाली तीज पर्व महोत्सव पर स्वर्ण रजत हिंडोला मंदिर प्रांगण में सजाया जाएगा। इसमें ठाकुर बांके बिहारी विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे और इसकी तैयारियां मंदिर में सेवायत के द्वारा प्रारंभ कर दी गई। यहाँ पर आपको बताएं कि लगभग 3000 तोला सोने और चांदी से मिलकर यह हिंडोला बना हुआ है। इसमें 2000 तोला चांदी और 1000 तोला सोने और शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही हिंडोला 30 फीट चौड़ा और 40 फीट लंबा है। इसको बनाने के लिए बनारस और जयपुर के कारीगरों का सहयोग लिया गया है और जो कलाकारी की गई है वो बहुत खूबसूरत है। पहली बार स्वर्ण हिंडोले को तैयार करने में 2 वर्ष का समय लगा था। इसे 15 अगस्त 1947 को ठाकुर बांके बिहारी के दरबार में विराजित किया गया था। इसे कोलकाता के सेठ हरगूलाल ने तैयार करवाया था और आपको बताएं कि 15 अगस्त 1947 को भी हरियाली तीज का त्योहार था। तो चलिए हम सीधा रुख करते हैं मथुरा का। हमारे सहयोगी अनिल सारस्वत वहां मौजूद हैं और तस्वीरों के जरिए सबसे पहले अनिल हम देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जिस हिंडोला का हमने जिक्र किया उसे देखने वाले लोग, साक्षात देखने वाले लोग कितने उत्साहित होंगे, एक्साइटेड होंगे। मैं आपको बता दूं, आज हरियाली तीज के साथ साथ ही यहाँ पर ब्रज में, पूरे ब्रज में झूलन महोत्सव का यहाँ पर शुभारंभ होता है। और आप देखना चाहेंगे, हम इस समय मौजूद हैं बांके बिहारी मंदिर पर। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की आज लंबी लंबी कतारें यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सिर्फ आज के दिन ही यहाँ पर ठाकुर बांके बिहारी
सोने और चांदी से जड़ित हिंडोले पर बैठकर और अपने आसन से बाहर निकलकर अपने जहां पर हर दिन बैठकर ठाकुर बांके बिहारी दर्शन देते हैं, वहां से बाहर निकलकर अपने श्रद्धालुओं को, जो आने वाले भक्त हैं, उनको यहां पर दर्शन देते हैं। और हमारे साथ कुछ सेवायत भी यहां पर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जाने की आज के दिन की महत्ता और आज के दिन का क्या होता है। क्या नाम है? मेरा ज्ञान है नंदन किशोर गोस्वामी, बांके बिहारी सेवायत गोस्वामी। ये बताइए आज के दिन की क्या महत्ता है और ये आसन किस तरह से क्या तैयार किया गया? ये हरियाली तीज का झूला है। इसमें झूले के अंतर्गत में ठाकुर जी के राधा रानी को झूला झुला रहे हैं ठाकुर जी, और इसमें पीछे जो है एक सैया लगाई जाती है। जब राधा रानी का श्रृंगार बिगड़ जाता है तो श्रृंगार को ठाकुर जी अपने हाथ से संवारते हैं। थक जाती हैं राधा रानी तो उनके चरण दबाते हैं, श्रृंगार करते हैं। और ये हरियाली तीज का जो झूला है ये सन 1948 में पहली बार लगा था। ये झूले का और हमारे देश की आज़ादी का एक ही समय है, 47 का। और इसी समय ये ठाकुर जी का यहाँ पे स्वर्ण हिंडोला झूला, यहाँ पे जितना भी सोना चांदी था उस समय सबको गला के, और जितने भी भक्त लोग यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा में आते थे उन लोगों ने हम आपको बताना चाहेंगे कि यह झूला पहली बार यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर में पहली बार जो ठाकुर जी विराजमान हुए थे वो 15 अगस्त 1947 को हुए थे जी। उसी साल ये हरियाली तीज का झूला लगा था। और इस झूले के अंतर्गत में जितना भी यहाँ पे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन पहले था और यहाँ चोरी वगैरह डकैती भी हुई थी, जो ठाकुर जी के खजाने से सोना चांदी वगैरह भी चला गया, तो जो बचा था उसको सब गोस्वामियों ने मिलकर ठाकुर जी का झूले का निर्माण करवाया, जिसको यहाँ के कुछ सेठों को भी उसमें शामिल किया। बिल्कुल अनिल, ये समझा जाता है कि और समझा जा सकता है कि एक तो बांके बिहारी के दर्शन वो अपने आप में अद्भुत और दुर्लभ होते हैं, और वो ठाकुर जी इतनी खूबसूरत हिंडोला पर बैठकर जब बाहर निकलते हैं तो बड़ी प्यारी सी कहानी भी है, और दर्शक और तमाम लोग दर्शन भी कर रहे होंगे। आपका शुक्रिया अनिल, जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। अब चलिए हम अवध की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए प्रारंभ करें। फर्रुखाबाद में ग्रामीणों ने पानी के बहाव से किसी तरह खेत में पहुंचे मगरमच्छ को लाठी डंडों से पीट कर उसके मुंह को कुचल डाला। गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद भी ग्रामीण उसे पीटते रहे और उसकी मौत होने पर उसे नदी में फेंक दिया। औरैया में बाढ़ से आई तबाही से लोग बेघर हो गए हैं। जालौन मार्ग के शेरगढ़ घाट पुल पर बाढ़ का आनंद लेने के लिए भी लोग आ रहे हैं। आसपास के लोगों के लिए ये पिकनिक स्पॉट बन गया है। कानपुर देहात में यमुना का कहर नहीं थम रहा। यमुना लगातार खतरे के निशान के बराबर बह रही है और इससे 3 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हैं और हजारों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। हालांकि डीएम और एसपी लगातार इन इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। उन्नाव में पीआरबी पुलिसकर्मियों की गुंडई सामने आई है। पुलिसकर्मी मास्क पहनाने का अभियान चला रहे थे। छात्रों ने पुलिसकर्मियों से मास्क के बारे में पूछा तो बौखलाए सिपाही ने छात्र को पुलिस कार में बिठाकर थाना ले आए। सीतापुर जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ दिनों पहले एक डॉक्टर की हत्या, सहायक कोषाधिकारी की पत्नी पर हमला कर लूट, गैस व्यापारी से वसूली, एजेंट से गोली मारकर लूट के बाद अब एक युवक का शव मिलने से पुलिस की चुनौती बढ़ गई। लखीमपुर में कोटेदार पास राशन वितरण के दौरान दबंगों ने जमकर हंगामा किया। लाठी डंडों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। दबंगों ने महिला कोटेदार से अभद्रता की और ई पास मशीन उठाकर फेंक दिया। अमेठी के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पीपरपुर और जामो पुलिस ने कार्रवाई की। श्रावस्ती में राप्ती नदी किसानों पर इन दिनों कहर बरपा रही है। सैकड़ों बीघा खेत जलमग्न हो गए हैं। किसानों को इस वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, साथ ही फसलों पर भी असर पड़ रहा है। गोंडा में घाघरा नदी लगातार खतरे के निशान से नीचे हो रही है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 52 सेंटीमीटर नीचे है, लेकिन कई इलाकों में अभी कटान का सिलसिला जारी है। कहते हैं लखनऊ की मामूली सी बात पर 2 पक्षों के बीच इतना विवाद हुआ कि 4 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ की गई। विवाद को बढ़ता देख पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर भी सूचना दी गई। पुलिस ने मामला शांत कराते हुए दोनों पक्षों को थाने लेकर आए वो, और गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के 10 नंबे चटोरी गली का ये पूरा मामला है। देखिए कैसे छोटी सी बात तूल पकड़कर इतनी बड़ी हो जाती है। पुलिस
यहाँ आई और दोनों पक्षों को थाने ले जाना पड़ा क्योंकि कोई भी मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों से लोगों को थाने लेकर गई पुलिस। और खबर ग्रेटर नोएडा से है। 14 साल से फरार चल रहा हत्यारोपी गिरफ्तार हो गया है। जी हां, कानपुर में 2007 में लूटपाट के बाद इस शख्स की इसने हत्या की थी और नाम पता बदलकर बिसरख थाना इलाके में यह रह रहा था। फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, पिस्तौल और अन्य सामान इससे बरामद हुए हैं। पुलिस हत्यारोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। बिसरख थाना इलाका नोएडा से इसकी गिरफ्तारी की। अपराधी को गिरफ्तार किए थे। इनका नाम है सौरभ सिंह है। ये कानपुर नगर कल्याणपुर थाने का रहने वाले हैं। इन्होंने 2007 से एक 302, 394 में वांछित चल रहे हैं। उन्होंने वो घटना के बाद गौतम बुद्ध नगर आकर नाम और पत्ता बदलकर इन्होंने दूसरे नाम पे कई फर्जी कागजों बनवाया। इसमें एक आधार कार्ड और पासपोर्ट भी बनवाया। इनको आज जेल भेजा जा रहा है। इनको कब्जे से 2 32 बोर पिस्टल, 16 कारतूस और फर्जी आधार कार्ड भी बरामद